एक बार फिर से डिजिटली सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है? अच्छा, ये लेक्चर देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि तुम पिछला लेक्चर देख चुके हो। सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? तो डिटरमिनेंट होता क्या है, पहले इस पे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे उसी तरह से मान लो कोई एक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n और यहां से AN1 AN2 AN3 and dot 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 ANN। अब जिस तरह से मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता था, डिटरमिनेंट्स का भी ऑर्डर है। डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर होता है n क्रॉस n। ये जो मैट्रिक्स है जिसके लिए डिटरमिनेंट मतलब डिफाइन है, तो कुछ बात देख लो, जैसे कि नोट नंबर 1, डिटरमिनेंट is defined only for square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर डिफाइन होता है। तो इसका ऑर्डर पे अगर बात करोगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, कोई ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? या तो तुम उसको n बाई n बोल सकते हो या ऑर्डर ऑफ n, माने n ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है। तीसरी बात, नोटेशन कि डिनोट कैसे करते हैं। या तो इस अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो तुम उसको DET A ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? ये मॉड ए नहीं है, ठीक है? वो वाला मॉड नहीं जो पॉजिटिव बना देता है, वो वाला मॉड बिल्कुल भी नहीं है। और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है क्या? तो मॉड ए इज अ वैल्यू विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल और इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये मॉड ए देखने का मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दे सकता। ये मॉड ए इस बात मतलब ये तो नोटेशन है, मॉड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये है डिटरमिनेंट, ठीक है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखो, डिटरमिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब हम लोगों के सिलेबस में 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट से सबसे ज्यादा लेना देना है, लेकिन हम आपको सब भी बता देते हैं। जैसे कि पहला ऑर्डर 1, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो वो कैसा दिखेगा? तो इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा होगा A11, चलो A लिख लेते हैं। अब हम आपसे थोड़ा देर पहले अभी बताए कि डिटरमिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू जो अंदर लिखा हो वही है। जैसे मान लो इसके अंदर एग्जांपल के लिए अगर इसके अंदर 2 लिखा हुआ है तो 2 होगा, -2 लिखा हो तो भी -2 ही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, ये तुम्हारा मॉड नहीं है, ठीक है? चलो दूसरा, अगर ऑर्डर 2 देखोगे, सेकेंड ऑर्डर की बातचीत की जाए तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? ABCD ऐसा दिखेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? इससे इसको मल्टीप्लाई करो, पहला मल्टीप्लिकेशन
फर्स्ट एलिमेंट से कर रहे हैं और फिर ये पहला और ये वाला जो है दूसरा, तो AD माइनस BC होता है इसका वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे दिखेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको फाइंड करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि तुमको पता है कि ये वाला जो चीज है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो किसी के अबाउट भी इसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम ये फर्स्ट रो के अबाउट अगर हम ओपन कर दें तो क्या करेंगे? ये फर्स्ट एलिमेंट को लिख दिए। अब इस फर्स्ट एलिमेंट का रो कौन सा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को बंद करके जो एलिमेंट्स बचता है उसको लिखो। तो उससे तुम्हारा 2/2 का डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। अगर 2/2 का डिटरमिनेंट्स ओपन करना है, यहां पे आपको हम सिखा रखे। अब पहला वाला प्लस है तो दूसरा वाला माइनस होगा। अब इसको लो B1, अब इसके रो और इसके कॉलम को बंद करो, तो तुमको जो दिख रहा है उसका एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बना लो। जैसे कि A2 दिख रहा है और C2 दिख रहा है, A3 दिख रहा है और C3 दिख रहा है, और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ये प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस होगा। अब अब यहां पे क्या लिखोगे? C1, तो C1 लिखोगे तो C1 के अबाउट जो रो है उसको बंद करो और कॉलम को बंद करो, तो क्या बचता है? A2 B2 A3 B3। ठीक है, अब इसको ओपन करना जानते हो, इसको ओपन करना जानते हो, ये कैलकुलेशन हो गया। अब अगर ऑर्डर फोर्थ इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर आखिरी मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्थ ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैसा दिखेगा? A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4। इसमें भी आप वही कर सकते हो जो यहां की हो, कि कोई एक एलिमेंट्स किसी भी रो के अबाउट, किसी भी कॉलम के अबाउट तुम खोल सकते हो। तो फर्स्ट रो के अबाउट हम खोल रहे हैं A1। अब इसका रो और कॉलम को जब तुम बंद करोगे तो एक 3x3 का डिटरमिनेंट बनेगा, और फिर माइनस दोगे और फिर A2 और फिर उसी तरह से 3x3 का डिटरमिनेंट बना लेना। इसके रो और कॉलम को बंद करने के बाद जो एलिमेंट्स बचता है उसका, और फिर A3 के अबाउट प्लस माइनस फिर प्लस, और A3 के अबाउट भी ऐसे करोगे और फिर A4 के अबाउट भी ऐसे करोगे, तो ये फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है वो तुम कैलकुलेट कर पाओगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक नया डिटरमिनेंट बनेगा 3x3 का, तो उसको सॉल्व करना यहाँ पे सीख गए। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का आसान तरीका भी है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहां तक नोट कीजिए। अब देखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। इसका नाम है सेरस डायग्राम। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेरस डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हमको एक डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो कैसा डिटरमिनेंट लेंगे? ले लो कुछ भी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब इसको इवेलुएट करना है कि इसके बराबर में क्या आएगा। तो इसको इवेलुएट करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, शॉर्टकट, जिसको सेरस डायग्राम के नाम से जानते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? A1 B1 C1, एलिमेंट्स को लिख लो, A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब शुरुआत में जो लिखे थे और बाद में जो लिखे थे, मैंने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एक बार और लिखे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे।
शुरुआत यहां से करो और इसको इससे, ये देखो ये एरो लिख दे, अब मल्टीप्लाई कर लो, अब इसका वैल्यू लिख रहे हैं क्या होगा, तो क्या आया है A1 B2 C3, ठीक है समझ में आया। अब प्लस, अब दूसरे वाले से शुरू करो, तो क्या आया A2 B3 C1 प्लस, अब थर्ड वाले से शुरू करो, तो क्या आया A3 B1 C2। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि अब आगे जाओगे तो 3 एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब बीच में दो माइनस का साइन, अब यहां से शुरू करो, यहां से, तो क्या हुआ A2 B1 C3, A2 B1 C3 प्लस, अब यहां से शुरू करो, तो क्या है A1 B3 C2, A1 B3 C2 प्लस, अब यहां से शुरू कीजिए A3 B2 C1, A3 B2 C1। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि जब तुम डिटरमिनेंट को खोल रहे थे पहले, तो अ डिटरमिनेंट कैन बी evaluated with respect to any row or column। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट तुम उसको ओपन कर सकते हो। अभी डिटरमिनेंट खोलने के बारे में और भी चीजें जानेंगे, तुमको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा रुको। चलिए अभी यहां तक नोट कीजिए। अब सुनो, मैट्रिक्स का टाइप हम कुछ पढ़ाए थे आपको और बोले थे कुछ आगे पढ़ाएंगे, तो अभी वो वक्त आ गया कि और कुछ टाइप्स का मैट्रिक्स को देखा जाए। तो एक मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि एक साथ क्यों नहीं पढ़ा दी, वो इसलिए कि एक साथ पढ़ाते तो शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। अब सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स है A, और A मैट्रिक्स सिंगुलर तब होगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब स्क्वायर होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट पे बातचीत चल रही है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वो 0 आता है तो इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये टर्म है जो क्वेश्चन में यूज कर देता है कि प्रूफ करो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो अगर तुमको सिंगुलर मैट्रिक्स ही नहीं पता रहेगा तो तुम कर नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को। तो ये बस यही बात है, ठीक है। और एक और खास बात, A must be स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आई होप कि तुमको समझ में आएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अब आगे बातचीत करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। अब इस टॉपिक में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। कई लोग इसमें ये, अच्छा पहली बात तो ये कि कई लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि माइनर एंड कोफैक्टर डिटरमिनेंट का फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है, बकवास है एकदम। माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए, डिटरमिनेंट के लिए नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो पहले तो हम यही बात लिख दें आपके लिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है गलत पढ़ाते हुए, ठीक है।
तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर डिटरमिनेंट, नॉट फॉर डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट के लिए डिफाइन नहीं होता, पहली बात तो ये। अब जैसे कि डिफरेंट ऑर्डर का माइनर एंड को फैक्टर कैसे डिनोट करेंगे, तो पहले तो ये नोटेशन समझो कि माइनर को लिखते हैं MIJ, ठीक है, और को फैक्टर को लिखते हैं CIJ। ये नोटेशन और कुछ नहीं। पहले हम 2 क्रॉस 2 पे बात कर लेते हैं। 1 क्रॉस 1 के लिए माइनर को फैक्टर डिफाइन नहीं होता है। 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 पे बातचीत करेंगे। तो फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका माइनर। तो माइनर के लिए क्या करते हैं, देखो, जैसे कि माइनर 1 का निकालना है, तो तुम क्या करो, माइनर 1 का निकालना है तो तुम फर्स्ट का, जैसे कि 1 का निकालना, तो उसका रो और कॉलम को बंद कर दो, और उसका रो और कॉलम को बंद करने के बाद जो दिखता है, जो एलिमेंट्स, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो। तो हम आपको बताया कि एक एलिमेंट का एक ही होता है, तो माइनर हो गया। और को फैक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान से। को फैक्टर हो जाएगा -1 का पावर, और जो यहां पे रहे 1 + 1 IJ का समेशन, और वो कितना हो जाएगा A22। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पे पावर जो है वो इवन है, इसलिए यहां पे माइनर एंड को फैक्टर सेम ही आ गया, ठीक है। ये पहला बात हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के लिए कर लिए। अब इसके लिए करते हैं A12, मतलब कि M12 चाहिए, तो क्या करोगे, तो A21 हो जाएगा। और तुम अगर इसका को फैक्टर निकाल कर देखोगे सेम लॉजिक से, चलो हम एक तो करके दिखा देते हैं। तो अब यहां पे -A21 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका निकाल लेना, तो ये आ जाएगा, इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये है माइनर एंड को फैक्टर। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो माइनर और को फैक्टर मतलब कि अगर तुमको M मतलब कि अगर तुमको रिलेशन देखना है माइनर में और को फैक्टर में, तो CIJ इक्वल टू होता है -1 का पावर I + J और MIJ। मतलब माइनर निकालिए और उसकी मदद से को फैक्टर निकालिए, प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर I + J हुआ, I + J जो है वो इवन हुआ, इफ I + J जो है वो इवन हुआ, तो को फैक्टर और माइनर बराबर होंगे। और अगर I + J जो है वो ऑड होगा, तो को फैक्टर और माइनर जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट साइड का होगा। आई होप तुमको को फैक्टर और माइनर समझ में आया होगा। 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए भी इसी को एक्सटेंड कर देंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अच्छा, अब देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए क्या होगा आपका माइनर। तो आप किसका निकालना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो इसका माइनर तुम निकालना चाहते हो, तो अगर इसका माइनर निकालना चाहते हो तो हम क्या लिखेंगे, M22। तो M22 क्या लिखेंगे, तो इसके अबाउट जो रो है और कॉलम, उसको बंद करो, तो इसका रो बंद कर दी, इसका कॉलम बंद कर दी। अब जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसको लिख दो। समझ में आ गई बात, बस यही है। तो ये M22 होगा। अगर आपको C22 लिखना है तो आप क्या लिख दोगे, -1 का पावर 2 + 2 फॉर्मूला से M22, और M22 का वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स के वो निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप तुमको माइनर और को फैक्टर में क्या मतलब डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। और यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ माइनर एंड को फैक्टर।
हम आपको बताए थे तरह तरह का तरीका होता है। अब ये भी बताए थे हम कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट तुम इवेल्युएट कर सकते हो। तो मान लो हम इस कॉलम के अबाउट इवेल्युएट करना चाहते हैं, इस कॉलम के अबाउट, तो क्या करो, A12 C12, A22 C22, A32 C32, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। फिर से सुनो, जिसका कॉलम ले रहे हो उसी का कोफैक्टर के साथ, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो तुमको उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्या रो के अबाउट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस रो के अबाउट करना चाहते हो? मान लो थर्ड रो के अबाउट करना चाहते हो तो लिख लो A31 C31 प्लस, ठीक है, A32 तो C32, A33 तो C33, ये भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू ही तुमको निकाल के देगा। तो ऐसा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो। अब इसको तुम माइनर में जब कन्वर्ट करोगे तो देख लेना, जहां पे पावर ij का ऑड आएगा वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे इवन आएगा वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर मान लो शुरुआत में प्लस आ गया तो अगला वाला माइनस होगा, फिर अगला वाला प्लस होगा, और शुरुआत में अगर माइनस आ गया तो अगला वाला प्लस और फिर माइनस, ना ऑल्टरनेट साइन चलता जाएगा। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा कि कैसे होगा। यहाँ पे एक नोट करने की बात है, अगर मान लो तुम कोई भी एलिमेंट्स को ले लिए, कोई भी रो का एलिमेंट्स या कोई भी कॉलम का एलिमेंट्स, अगर रो को लेंगे तो रो पे बात करेंगे, कॉलम को लेंगे तो कॉलम पे बात करेंगे। जैसे कि मान लो हम अभी रो पे बात करना चाहते हैं तो हम ले लिए A21 A22 और A23, सेकेंड रो को ले लिए, सेकेंड रो का एलिमेंट्स को ले लिए, और को फैक्टर ले लो किसी और रो का, फर्स्ट का या थर्ड का। तो चलो हम फर्स्ट का ले ले, C11 C12 C13, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर तुम किसी कॉलम के साथ करते, मान लो तुमने कोई कॉलम का एलिमेंट्स को चुन लिया, जैसे कि थर्ड वाला का A13 प्लस A23 प्लस A33, ठीक है, और कोई और कॉलम का कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे कि हम मान लो सेकेंड वाला कर दिए C12 C22 और कॉलम को ही ले ना, हाँ ठीक, और C32, तो एलिमेंट्स लिए किसी और कॉलम से और कोफैक्टर लिए किसी और कॉलम से, और मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे तो 0 आएगा हमेशा। इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो कोई एक रैंडम डिटरमिनेंट लिख के, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम पूरी तरीके से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीख गए हो, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के यूज से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसके हेल्प से आसानी से डिटरमिनेंट को इवेल्युएट किया जा सकता है। पहले इसको नोट कीजिए। अभी जो भी टॉपिक पढ़े उसमें एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सब देख लेते हैं। जैसे कि इवेल्युएट करने के लिए सीधा सीधा पूछ सकता है, तो पहला नंबर ये वाला को इवेल्युएट करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 को करना जानते हैं हम लोग, a माइनस आई डी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो c प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी है यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुमको लग रहा होगा प्लस क्यों हो गया, चलो हम तुमको दिखाई देते, माइनस आई बी स्क्वायर, यहाँ पे i जो है वो आयोटा है और इसका मतलब होता है रूट अंडर -1, ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो होता है। तो ये हो गया इस ब्रैकेट का काम माइनस। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस में है और ये भी प्लस में, और ये प्लस में यहाँ और यहाँ माइनस में, तो तुम ऐसा फॉर्मूला लगा दो, आई डी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर, पलट दिए और फिर फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 होता है,
तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और b का स्क्वायर। फिर से सुनो, ये जो i है, i का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, ठीक है। तो वो माइनस, ये वाला माइनस और एक पहले से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और b पे स्क्वायर आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा -d² और -c² पहले से। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a² b² प्लस c² प्लस d², इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। तो ये आपका आंसर है पहला पार्ट का। सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में 3/3 का डिटरमिनेंट है, मतलब कि सॉरी हाँ 3/3 का है, तो इसके अबाउट, किसी के अबाउट भी कर सकते हो, तो हम इसके अबाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पहले लिखेंगे और फिर इसको और इसको बंद करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है वो लिख लेंगे, ठीक है। माइनस, पहले वाला प्लस है तो दूसरे वाला माइनस, साइन अल्फा लिखिए और इसको रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट्स बचता है उससे डिटरमिनेंट बना लिए प्लस। अब इसको, तो ये है माइनस कॉस अल्फा। अब इसको, इसका रो और इसका कॉलम को रिमूव करने के बाद जो बनता है वो बना लिए, जो डिटरमिनेंट बनता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया माइनस साइन अल्फा पहले से है। अब इसको इवेलुएट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा 3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 0 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से हो गया 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये हो जाएगा देखो ये 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहां पे साइन अल्फा ले लो, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा, बट आंसर जो आएगा वो अलग ही, मतलब थोड़ा सा उलझुल सा आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो यह साइन अल्फा होगा तो यहां भी साइन अल्फा होगा, ठीक है। और कहीं चेंज, यहाँ पे साइन अल्फा लिखे हैं तो इसको रिमूव करने में माइनस साइन अल्फा, और अभी यहाँ पे भी जहाँ जहाँ 3 है वहाँ साइन अल्फा हो जाएगा। अब ठीक है, अब करो तो अच्छा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन ही भूल हो गया था, तो ये तो 0 हो गया, खत्म। माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस, माइनस कॉस अल्फा, और यहां हो गया माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 0, ठीक। आई होप कि कोई गलती नहीं हो रहा हो। माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा, अब ये 0 है तो खत्म ही हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, 0 होने वाला है, और इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को पहले लिख लो और कॉस अल्फा, तो इससे ये कैंसिल और आंसर आ गया 0। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहला पार्ट, ये 2 कर लेते, 1 2 और ये 3। तो 2 का फर्स्ट पार्ट,
तो सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट, x निकालना है, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो 3 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया। तो यहां से 3 और 3 कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, ये खत्म, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब 2 का दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा पार्ट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, अब इधर मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 x माइनस 3, 4 3 जा 12 माइनस, और फिर ये माइनस 1 हो जाएगा, तो वो माइनस, चलो हम लिख देते हैं, माइनस 1 हो गया। अब सॉल्व करो तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और यहां से होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये हो गया 13, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां से, और 3x, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 4x 7x हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा माइनस 3, तो कितना हो गया माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 को इधर भेज दो तो 14 हो गया, तो यहां से x का वैल्यू 2 हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फाइंड x सच दैट, ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का जिसको डेफिनेशन नहीं पता है वही क्वेश्चन को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और है बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन। तो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, मतलब मॉड a क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे मॉड, ये मॉड है नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये डिटरमिनेंट का साइन 3 माइनस एक्स 8 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 प्लस 8x, उसके बाद माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब x का टर्म कहां से आएगा, यहां से और यहां से, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, तो 8 और 17 कितना हो जाएगा 15x, और 8 में से 21 घटा दो और इधर कर दो, तो 8 में से 21 घटाओगे तो कितना होगा आई गेस 13, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 13/15। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दिए। इजी है बट पूछा जाता है इसलिए कराना पड़ा, नोट कीजिए। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी डिटरमिनेंट में, जैसे मान लो k a b c d e f g h i, ठीक है। तो मैट्रिक्स में भी किए हो मल्टीप्लाई स्केलर से, तो मैट्रिक्स में क्या कर देते, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते के में, डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट्स में क्या करना पड़ेगा, या तो कोई एक रो में कर लो या तो कोई एक कॉलम में कर लो। तो जैसे कि इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो a b c एज इट इज, अब मान लो सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड रो में a का मल्टीप्लाई कर दिए g h i। जिस प्रकार से हम सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किए, ये तुम्हारी चॉइस है, फर्स्ट रो में कर देते, थर्ड रो में कर देते, फर्स्ट कॉलम में कर देते, सेकेंड कॉलम में कर देते, या फिर थर्ड कॉलम में कर देते। तो इस बात को ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो जिस तरह से लेफ्ट साइड के दृष्टिकोण से देखोगे तो हम k का मल्टीप्लाई किए, लेकिन अब समझो ये है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर कॉमन निकालना है कोई एलिमेंट्स को तो किसी रो में से निकाल लो या किसी कॉलम में से निकाल लो, एक ही बात है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट तुम सोच के देखो कि A एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में हम K को मल्टीप्लाई किए। A एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में K को मल्टीप्लाई किए, तो तुम सोचो हर एक जगह मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि इसी को ले लो तो ये मैट्रिक्स है, कैसे अभी डिटरमिनेंट मत देखो, मैट्रिक्स है तो सब में मल्टीप्लाई हो। अब उसका डिटरमिनेंट निकालो,
तो जब तुम इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और अब तुम चाहते हो कि k को बाहर निकालो, तो पता है k नहीं निकलेगा, k का पावर n निकलेगा। और डिटरमिनेंट ये, अगर ऑर्डर ऑफ a, ऐसा तब होगा जब ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो n के बराबर होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब तुम जब मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो डिटरमिनेंट से जब तुम कॉमन निकालना चाहते हो तो फर्स्ट रो में से भी निकालोगे, सेकंड रो में से भी निकालोगे, थर्ड रो में से भी निकालोगे, तो k का पावर 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 है। लेकिन अगर ऑर्डर n होता तो k का पावर n बाहर निकल जाता। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो रट लो इसको। समझ में? थर्ड बात, मान लो k इंटू किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये भी एक वैल्यू ही तो है। हम आपको बताए थे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो एक वैल्यू है और k भी एक वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर मान लो ये हो जाएगा kp इफ mod a इक्वल टू p। हम मान लेते कि ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो p है, तो उसी को k से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप कि तुमको ये बात समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए कुछ और चीजों पे चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने जा रहा है। कुछ नोट लिखवाएंगे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहली बात, समझना ध्यान से, अगर कोई मैट्रिक्स लेते हो और उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, जब भी हम डिटरमिनेंट निकालने की बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालोगे तो सेम होगा। ये ट्रांसपोज क्या होता है लास्ट क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर कोई मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा का पूरा जीरो है तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू जीरो होगा। जैसे कि हम आपको लिख के बता देते हैं, जैसे कि A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2। इस केस में मैंने सेकेंड रो को जीरो ले लिया है। ये सेकेंड रो जिस तरह से जीरो है, फर्स्ट रो भी हो सकता था और थर्ड रो भी हो सकता था, कोई भी एक। ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉलम भी हो सकता था, सेकेंड कॉलम भी हो सकता था, थर्ड कॉलम भी हो सकता था। वो सभी केसों में आंसर जीरो आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लो A B C X Y Z, मैंने इस केस में पहला रो और दूसरे रो को सेम लिया है, लेकिन पहला रो तीसरा रो भी सेम हो सकता था, दूसरा तीसरा भी सेम हो सकता था। कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, उसका उत्तर हमेशा जीरो आएगा। ये याद रखना। बोलो क्लियर? अब सुनो, अगर किसी भी दो रो को ऑन इंटरचेंजिंग क्या लिख दिया मैंने, ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू रो या कॉलम, the value of determinant will change by negative sign। नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा बाय नेगेटिव साइन। क्या मतलब है? मतलब ये है, मान लो ये कोई डिटरमिनेंट था, ये कोई डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट ले लो, 3 क्रॉस 3 का ले लिए। अब उसमें से R1 को पकड़ के R3 के पास ले आओ और R3 को R1 के पास ले जाओ। R1 इसको पकड़ के यहाँ और इसको पकड़ के वहां ले जाओ। तो ऐसा करोगे मतलब ये वाला तो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीरो हो जाएगा। हम ऐसे केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे आइडेंटिकल ना हो। ठीक है, तो अगर पहले जैसे कि मान लो A कोई डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू 5 आ रहा है, अब उसका कोई भी दो रो को पकड़ के अलट पलट कर दिए या दो कॉलम को पकड़ के छेड़छाड़ कर दी, तो जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। अगर पहले 5 आ रहा था, वही बात यहाँ पे
लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, और यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान समझना, अगर ऐसे लिखा हो कोई डिटरमिनेंट में, तो यहाँ पे एक रो में ऐसा है जो दो एलिमेंट्स को जोड़ रखे। जिस तरह से ये रो में है उस तरह से कॉलम में भी होता, तो जो अभी लिखने जा रहे हैं वो चीज वैलिड होता। तो इसको तुम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में बदल सकते हो, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और प्लस, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस रहता तो माइनस। क्या लिख लोगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये प्रॉपर्टी, ये मतलब कुछ खास बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और भी है, बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब अगला वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 6। इस पे चाहो तो 5 स्टार लगा लो। तो मान के चलो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको इस रूल से ही बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा जो इस रूल से बन रहा होगा, जो अभी 6 नंबर नोट बताने जा रहे थे तुमको। क्या है वो? मान लो कोई मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम 3 3 का लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तुमको इसी को फेस करना पड़ेगा। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर तुम किसी भी रो को या किसी कॉलम को रिप्लेस कर देते हो, किससे? जैसे कि तुम बोलो किसको करें, तो चलो हम पहला कॉलम को रिप्लेस करना चाहते हैं, पहला कॉलम को रिप्लेस करना चाहते हो, तो पहला कॉलम को मत लिखो, दूसरा और तीसरा को लिख दो। तो क्या लिखेंगे? A2 B2 C2, A3 B3 C3। सुनना ध्यान से, रिप्लेस करना चाहते हैं हम कॉलम 1 को, किससे? तो कॉलम 1 को रिप्लेस कर सकते हो तुम A1 में, A2 में, A3 में, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, B1 A1 B1 और यहां पे C1 था। तो पहले एलिमेंट्स में कुछ जोड़ो, किसी रो को किसी कॉलम को जोड़ दो, रो को नहीं। अगर कॉलम की बात हो रही तो कॉलम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मान लो हम, मेरे को इंटरेस्ट है 2 में, तो लैम्डा A2 लैम्डा B2 और प्लस लैम्डा C2। अब लैम्डा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मान लो घटाना पड़े तो इसका वैल्यू मान लो -2 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसको, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं समझ लो ध्यान से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन इवैल्यूएट करते हैं ना डिटरमिनेंट को, तो मेरा मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा जगह पे जीरो बनाया जाए, या 2 रो और 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाया जाए, ठीक है। जैसे कि जीरो प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रॉपर्टी के मदद से प्रूफ करो जीरो, तो ये तिरनाबाजी करके तुम क्या कर पाओगे, किसी भी 2 रो को और 2 कॉलम को सेम कर पाओगे। जैसे कि मान लो ये ऐसे ही है, तो हो सकता है ऐसा ऑपरेशन लगाने पे ये वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल ऐसा ही बन जाए, तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अभी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ऐसा भी था कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो उसका आंसर 0 होने वाला है। हमेशा क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी रो को रिप्लेस करते हैं। मान लो ith रो को रिप्लेस कर रहे हो, तो ith रो उसमें जरूर लिखोगे, ठीक है। और प्लस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको तुम रिप्लेस करना चाहते हो। तो मान लो तुम jth रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा rj हो गया। बोलो क्लियर है? तो ये जैसे कि रो के साथ किए हो, तुम कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कॉलम के साथ भी कर सकते हो।
तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए थोड़ा समय लेके हम आपको इसको समझा दिए। पेपर में इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मान के चलो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं बना जिसके सिलेबस में डिटरमिनेंट हो और ये प्रॉपर्टी यूज ना करना पड़ा हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले आप। अच्छा, इसको नोट कीजिएगा। इससे पहले एक और चीज बता ही दे आपको कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, कुछ आ जाएगा। तुम पता है अगर अलग से ए का डिटरमिनेंट निकाल दे और बी का डिटरमिनेंट निकाल दे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वही वैल्यू आता है। तो मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये भी काम आ जाए। आई होप तुमको जो हम समझाना चाहते हैं वो क्लियर है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है बहुत लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो कब होगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पर तो मान के चलो क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब सम इंपॉर्टेंट नोटेशन, कुछ नोटेशंस को ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ नोटेशंस को ध्यान में रखना, क्योंकि जब सवाल करते हैं ना तो सवाल में जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइड में तुमको लिखना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हो, तो उसके लिए तुमको कुछ नोटेशन याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला अगर हम लिखे आर आई, तो इसका मतलब है ith रो पे बातचीत चल रही है। ith रो, इसका मतलब हो गया ith रो। अगर मान लो हम तुमको ऐसे दिखा दे तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड jth रो। मान लो R1 R2 लिखा हुआ था, R1 R2, इसका मतलब R1 को इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 के जगह में लेंगे, R1 को R2 के जगह में लेंगे और R2 को R1 के जगह में लेंगे। ये मतलब है इसका। तीसरी बात, अगर मान लो ऐसे लिखा है कि Ri, ठीक है, अब देखो एक तरफ है एरो का साइन, Ri प्लस लैम्डा Rj, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिप्लेसिंग ith रो बाई Ri प्लस लैम्डा Rj। ठीक है, और मान लो ऐसे लिखा हुआ है Ri और इसके अंदर लैम्डा, तो इसका मतलब ith रो इज मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। लैम्डा जहां पे कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? एक कांस्टेंट है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब तुम ध्यान दो, हम सिर्फ रो के बारे में लिखे, अगर तुम कॉलम के बारे में लिखते तो यहाँ CI हो जाता और ith कॉलम हो जाता एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ रो के बारे में आपको बता दिए, नोट कीजिए। अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे, जो अभी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। इवैल्यूएट विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन, अब इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो तुम, विदाउट एक्सपेंडिंग बोले। एक्सपेंड करने का मतलब जैसे हम लोग इवैल्यूएट कर रहे थे, इसको लिख रहे थे, इसका रो कॉलम को बंद कर रहे थे, फिर इसका डिटरमिनेंट बना रहे थे, वैसे नहीं करोगे। और वैसे करोगे तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा, और क्वेश्चन को जितना ज्यादा लेंथी करोगे तुम्हारा गलत होने का प्रोबेबिलिटी उसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक बार तुम प्रॉपर्टी को समझ गए, तो शुरू में समझने में दिक्कत होता है, लेकिन अपनी तरफ से 15-20 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर काफी है। और अभी हम जो क्वेश्चन कराएंगे ना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, 3 ही क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, और भी कराना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते जाओ कैसे कर रहे हैं हम। तो इसको इवैल्यूएट करना है, तो तुम्हारा मकसद होना चाहिए किसी एक रो को या एक कॉलम को टारगेट कर लो।
किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को टारगेट करो। इन जनरल हम लोग पहला रो या पहला कॉलम को टारगेट करते हैं, ठीक है। और दो जगह, कम से कम दो जगह जीरो बनाने की कोशिश करो, जो कि बन भी जाता है। अगर मान लो इसके नसीब में जीरो आना लिखा होगा तो तीनों जगह ही जीरो बन जाएगा। या किसी दो रो को आइडेंटिकल या दो कॉलम को आइडेंटिकल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो 1 पे टारगेट किए, हम रो 1 को टारगेट कर रहे हैं। तो रो 1 में हम क्या किए, देखो ध्यान से, रो 1 में रिप्लेसमेंट किए, रो 1 को रिप्लेस कर रहे। कैसे, इसमें रो 1 रो 2, रो 1 तो रहेगा ही रहेगा, रो 1 को चेंज किए तो रो 1 जरूर रहेगा। रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड कर दो, तो इसका मतलब रो 1 में चेंज किए ना, तो बाकी जगह कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो इसलिए बाकी जगह तो एज इट इज ही लिखोगे, ठीक है। बाकी जगह एज इट इज लिख देंगे। अभी हम इसको ऐड करके लिख रहे हैं। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, ए बी सी एक बार प्लस में है, ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करोगे तो ए बी सी प्लस में है और ए बी सी माइनस में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ लो बात को। तुम यहां भी ध्यान से देखोगे तो ए बी सी प्लस में है तीन जगह और तीन जगह माइनस में, तो यहां भी जीरो आने वाला है और यहां भी जीरो ही आएगा। और सेकेंड और थर्ड को कोई छेड़छाड़ नहीं की हो तो लिख दो ऐसे ही। अब तुमको पता होगा, अभी हम बताए हैं कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो है तो उसका उत्तर क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला खत्म, इतना ही था भैया। और जो ऑपरेशन लगाओगे उसको तुम दिखाओगे, ठीक है। तो इसके नीचे ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। 1 1 1 है प्रेजेंट, BC CA AB प्रेजेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, AB और CA, इसको मल्टीप्लाई कर दो, BC और AB, CA प्लस BC। हमेशा याद रखना कि ABC का जब भी कॉम्बिनेशन बनाना हो, प्लस का या मल्टीप्लाई का, तो A का B से बनाओ और फिर B का A से बनाओ और C का, मतलब ऐसे साइकिल में लिख लो, A B C, A को B से और B का कॉम्बिनेशन C से और C का कॉम्बिनेशन A से, ठीक है। तो पहले हम C को लिख दिए। अब ध्यान से अगर समझोगे तो ABC का कॉम्बिनेशन मैंने दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है, तो AB है CA है, BC का कमी है तो यहां से यहां है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करने वाले पता है, इसमें हम कॉलम 3 में चेंज करेंगे, कॉलम 2 में भी कर सकते हो, कॉलम 3 में चेंज कर रहे, कॉलम 3 तो रहेगा ही रहेगा और कॉलम 2 को ऐड कर दी। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देख लो, 1 1 1 एज इट इज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो एज इट इज। और इसमें जब तुम ऐड करोगे तो हर जगह तुमको ये बनता हुआ दिखेगा। क्या फायदा हुआ इससे, इससे फायदा ये हुआ कि अगर अब तुम चाहो तो तुमको पता है कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से तुम कॉमन निकाल सकते हो। तो थर्ड कॉलम से कॉमन निकाल, ठीक है। तो C3 से हम कॉमन निकाल रहे, क्या कॉमन निकाल रहे हो, C3 से हम कॉमन निकाले क्या, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो हम C3 से क्या निकाले, C3 से कॉमन निकाले इसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 1 1, BC CA और AB, 1 1 1, और जो कॉमन निकाले उसको बाहर लिख दो, AB प्लस BC प्लस CA। अब दो भी, किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका आंसर क्या था, 0 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब बचा दो क्वेश्चन, पहले इसको नोट कीजिए फिर अगला वाला बताते हैं। अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हूबहू ये क्वेश्चन है, बल्कि इससे भी आसान है, थर्ड नंबर। तो इसके बाद शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या करो, इस वाले रो को टारगेट करो। इस वाले रो में देखोगे तो इसमें z की कमी है, x प्लस y प्लस z बनाना चाहते हो, z की कमी तो वो z नीचे लिखा हुआ है, यहाँ x की कमी तो वो है यहाँ, y की कमी तो वो यहाँ है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, रो 1 को रिप्लेस करेंगे रो 1 प्लस रो 2 से,
ठीक है, तो ऐसा करने पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड रो में कोई छेड़छाड़ नहीं है तो वो एज इट इज, थर्ड में भी एज इट इज। अब तुम क्या करो, रो 1 से कॉमन निकाल दो x प्लस वाई प्लस जेड को। जैसे ही तुम कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 1 1, अपना काम बन गया। दो रो आइडेंटिकल है, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, दिस इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो जगह है तो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो अब इसमें कैसे तुम क्या दिमाग लगा सकते हो आइडेंटिकल करने के लिए। तो देखो रो 3 से तुम कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालो, 3x कॉमन निकालो, तो 3x बाहर आ गया और पहला रो में कोई छेड़छाड़ नहीं तो एज इट इज, दूसरा रो एज इट इज, और थर्ड रो 2 बन जाएगा 3x कॉमन निकालने के बाद, और यहां 3 बन जाएगा और यहां 4 बन जाएगा। फिर देखो इसको और इसको, ठीक है, तो रो 1 आइडेंटिकल टू रो 3, तो इसलिए 3x इंटू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, अब कुछ आइडिया लगा होगा तुमको कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब प्रीवियस है, सबको एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये आसान लग रहा होगा, बट ये सब बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सवाल, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाओ, लेफ्ट हैंड से शुरू हो जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो ये लिख दो तुम। ठीक है, लेकिन हम लिख नहीं रहे, हम तो सीधा काम कर रहे। तुम देखो यहां से अगर तुम चाहोगे तो इस पूरे, जैसे कि तुम प्रूफ से भी हिंट ले सकते हो, प्रूफ में ABC चाहिए तो क्या कहीं से कॉमन निकालने का सोचो, तो तुम देखोगे तो पहला रो से A कॉमन निकल रहा है, और डिटरमिनेंट में कैसे कॉमन निकालते हैं, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ तो कॉलम से भी निकल रहा है और रो से भी निकल रहा है। जैसे कि अगर तुम चाहो तो रो से, जैसे कि हम पहले क्या कर रहे, रो से कॉलम, रो 1 रो 2 और रो 3 से हम A कॉमन निकाल ले, तो रो 1 से A निकाल ले, और रो 2 से B निकाल ले, और रो 3 से C निकाल ले। तो अब बचा क्या वो लिख दो, तो बचा क्या -A, और यहां बचा B, और यहां बचा C। यहां B निकाल लिए हो तो A माइनस B, और यहां बचा C। ठीक है, और यहां से तुम C निकाले हो तो A, और यहां B, और यहां बचा तुम्हारे पास -C। अब ब्रैकेट में लिख दो कि क्या किए हो, तो टेकिंग कॉमन A B C from R1 R2 R3 respectively, ऐसे एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से देखो A² B² C², तुम सोच रहे हो कैसे कर दी, देखो कैसे कर दी। अब यहां से कॉलम निकालो A, मतलब कॉलम से पहला कॉलम से A कॉमन निकालो, दूसरा से B और तीसरा से C। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा -1 1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 -1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 -1। कोई भी दो कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं बन पाया। तो अब किसी रो को या किसी कॉलम को, अब यहाँ पे भी लिख लेना, हम यहाँ पे लिख दे रहे टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली, इसके जगह में डैश डैश दे दिया। आई होप तुम समझ रहे हो। ठीक है, अब इस चीज को बेटर ये है कि साइड में लिखो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऐसे लिखो। अब यहां से क्या करो, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को टारगेट करो। जैसे कि हम
रो को कई बार किए तो कॉलम को करके दिखाते हैं, इस कॉलम को टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट करोगे तो तुम कोशिश करोगे दो जगह जीरो आ जाए, दो जगह क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट एक्सपेंड करना मना है, विदाउट एक्सपेंडिंग बोल देते हैं क्वेश्चन में। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो पहला रो को एज इट इज रहने दो, पहला रो को एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। पहले रो को एज इट इज रहने दो, सेकेंड रो को जीरो बनाओ। तो सेकेंड रो को जीरो बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रो टू को रिप्लेस करना पड़ेगा रो टू प्लस रो वन से, R2 प्लस R1 से। तो इसको ऐड करने के लिए हम बोल रहे हैं इसको ऐड करो तो ये जीरो हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ 2 होने वाला है। रो 3 को भी रिप्लेस कर दो, इसको ऐड करके तो जीरो हो गया, इसको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो दो जगह जीरो क्रिएट हो गया कि नहीं। अब इसके अबाउट एक्सपैंड कर दो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसको एक्सपैंड करें तो इसके अबाउट करोगे तो इस एलिमेंट्स को लिखोगे, फिर इसका कोफैक्टर को लिखोगे तो 0 इंटू कोफैक्टर 0, 0 इंटू कोफैक्टर 0, तो सिर्फ इसके एलिमेंट्स का लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -1 और इससे बचा हुआ जो माने इसके कॉलम और इसको रिमूव करने के बाद जो बचता है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसके अबाउट खोल रहे हैं ना, इसके अबाउट खोल रहे हैं, इसके अबाउट खोल रहे हैं, तो इसको पहले लिख दिए। अब इसका रो और कॉलम, रो को और कॉलम को रिमूव कर दिए, जो डिटरमिनेंट बना बन गया। अब इसके अबाउट खोलोगे तो जीरो ही होने वाला, इसलिए उसको लिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो पहले से था। अब यहाँ पे देखो -1 और यहाँ देखो 0 माइनस 2 2 जा 4, तो ये -1 और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू, अब ये -1 और -4 +4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अब अगर पहला क्वेश्चन समझ गए हो तो दूसरा क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेने के बाद तुम देखो एक्स वाई जेड लाना है, तो एक्स कहां से कॉमन निकल रहा है, पहला कॉलम से, दूसरा कॉलम से, तीसरा कॉलम से। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हम लिख दिए, कैसे लिखे, कॉमन निकाल के। पहला रो में से एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ एक्स हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ ऐसा हो जाएगा और यहाँ कैसा हो जाएगा, जेड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। अब तुम फर्स्ट रो को टारगेट करो, यहां और यहां जीरो बनाना चाहते हो, तो यहां जीरो बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो सुनो ध्यान से कैसे बनाओगे। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली बात तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो इसमें से ये घटेगा तो जीरो हो गया, इसमें से ये घटेगा तो y माइनस एक्स हो गया, और इसमें से ये घटेगा तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो तो 1 में से 1 घटा तो 0 हो गया, z माइनस एक्स हो जाएगा और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम लैंग्वेज लिखने का काम तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, 1 शॉट है ना तो जल्दी करना पड़ेगा। अब तुम सोचो, अगर तुम देखो कि 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, तो y माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फैक्टर क्या होगा, y माइनस एक्स, और दूसरा क्या होगा y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स यहाँ पे बच जाएगा। अगर तुम y माइनस एक्स को निकालते हो तो निकालो, y माइनस एक्स को यहाँ से निकाल सकते हो, और यहाँ से उसी प्रकार से z माइनस एक्स को निकाल दो, तो बचा क्या वो देखो। यहाँ तो 1x स्क्वायर एज इट इज 0, 1 बच जाएगा क्योंकि y माइनस एक्स को निकाल चुके हो, और यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा क्योंकि इसका 2 फैक्टर होगा जिसमें से एक आप निकाल चुके हो। ये 0 हो गया और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा z प्लस एक्स।
आई होप समझ में आया होगा। अब देखो जो टारगेट किए थे कि दो चीज को जीरो बनाना फर्स्ट रो में, तो वो बन गया। अब आइए पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं y माइनस एक्स z माइनस एक्स। अब ये फर्स्ट रो के अबाउट इसको खोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, जो डिटरमिनेंट बनता है उसको बना लो, y प्लस एक्स z प्लस एक्स बना ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x y z y माइनस एक्स z माइनस एक्स। अब इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो मल्टीप्लाई हो गए खत्म हो जाएगा, तो z प्लस एक्स माइनस, अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x x खत्म हो गया, z माइनस y बचा यहाँ पे x y z। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें। अभी ध्यान रखना कि माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन हम लिखे नहीं, चलो लिख देते, ठीक है। और ये कितना है z माइनस एक्स, और ये कितना है z माइनस वाई, तो हम इसमें से भी माइनस कॉमन निकाले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस z। तो अब ध्यान से जरा प्रूफ को देखना, x y z, x माइनस y और y माइनस z, पहले लिख देते इसको, प्रूफ को देखते हुए, और z माइनस x, तो ये हो गया तुम्हारा RHS और यहां हो गया प्रूफ्ड। नोट कीजिए इसको। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करो, थर्ड क्वेश्चन में क्या करो, LHS ले लो और रो 3 में रो 1 को, रो 3 को रिप्लेस कर रहे हो, मतलब रो 3 को रिप्लेस करेंगे तो बाकी का ऐसे ही रहेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हम रो 3 में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रो 3 में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं है देख लो। हम रो 3 में रिप्लेसमेंट किए हैं, क्या किए हैं, रो 3 में जोड़ दिए हैं रो 1 को, तो ये आ गया। अब इससे क्या फायदा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कॉमन निकल जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। बोलो क्लियर है। अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये चाहिए मेरे को प्रूफ में, तो अच्छी बात है कि आ गया, ठीक है। अब यहां से तुम जीरो बनाने की कोशिश करो किसी दो को, तो 1 1 यहाँ पे है ना, तो यहाँ बनाना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाओगे तो इन दोनों को जीरो बनाना है, तो क्या करो, पहला कॉलम एज इट इज रखो। अब इस कॉलम में से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और जीरो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा, और यहाँ पे भी जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही कुछ कुछ हो गया। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, बीटा माइनस गामा, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो बचेगा क्या, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 1 बीटा प्लस अल्फा 0 1 गामा प्लस अल्फा 0। बोलो क्लियर। अब क्या करोगे, अब किसके अबाउट इवैल्यूएट करना पसंद करोगे, अब किसके अबाउट इवैल्यूएट करना पसंद करोगे, तो इस रो के अबाउट, इस रो के अबाउट, तो इस वाले एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट्स है, A31, तो इसका सम इवन होगा, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू, अब डिटरमिनेंट इसका रो और इसका कॉलम को बंद करने के बाद, इसका इसको लिए तो इसका रो और इसका कॉलम को बंद कर दो, फिर जो बनता है 1 1 बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा, और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको यहीं पे छोड़ दें, ताकि मतलब तुम कर सकते हो इसलिए छोड़े, ठीक है। इसको कीजिए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, LHS ले ले, ठीक है।
तो LHS ले लो 1, चलो एक स्टेप क्यों ज्यादा करें, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम को टारगेट करो, तो हम इस वाले कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना चाहते हैं, तो इसमें से एक बार इसको घटा दो, इसमें से एक बार इसको घटा दो, मतलब पहला वाला रो में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे वाले रो में क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, तो जब तुम इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो b माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ हो गया b क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहाँ भी वही काम करो, तो यहाँ जीरो आ गया, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आई होप कि बचपन का फॉर्मूला तुमको याद होगा। इस वाले में से तुम चाहो तो b माइनस ए को कॉमन निकाल सकते हो, और इस वाले में से चाहो तो c माइनस ए को कॉमन निकाल सकते हो। तो बच क्या करेंगे, ये 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकला है, तो ये वाला एज इट इज, यहाँ 0, और यहाँ से ये निकल चुका है तो 1, और यहाँ से ये फैक्टर, अब इसका फैक्टराइजेशन आना चाहिए, इसका एक फैक्टर b माइनस ए होगा, और दूसरा वाला जो फैक्टर होगा वो b स्क्वायर प्लस लिख दिया तो c b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी, और यहाँ पे देखो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस सी ए, और यहाँ पे भी 1 बचने वाला है। अब चाहो तो इसके अबाउट खोल दो, लेकिन टफ हो जाएगा थोड़ा और कुछ कर सकते हो क्या, तो और देखो हमको दिख रहा है कि a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो करो कैंसिल। तो क्या करेंगे, b माइनस ए c माइनस ए, अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1, फिर से सुनो, ये वाला तो ऐसे ही रह गया ना। अब इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, माने रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो रो 2 में हो रहा है, तो इसमें से 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 0 बच जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी। अब इन दोनों को अलग ले लो, देखो क्या फायदा होने वाला है, 0 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं किए हैं, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा ऐसा करने पे। अब एक और लाइन लिख दो, b माइनस ए c माइनस ए 1 0 0 a 0 1। अब यहाँ पे देखो a क्यूब है, और यहाँ से ध्यान से देखो b माइनस सी इसमें है, और अगर यहाँ b माइनस सी है तो निकालने के बाद क्या बचेगा, b प्लस सी, और यहाँ पे से तुम ध्यान से देखोगे तो a कॉमन निकालने के बाद b माइनस सी है, और यहाँ 0 है तो b माइनस सी ले सकते हैं, 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो तुमको रो 2 दिख रहा है, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो a कॉमन निकालने के बाद b माइनस सी। अब थोड़ा तकलीफ कम होने वाला है। अब तुम देखो b माइनस ए पहले से कॉमन था, c माइनस ए पहले से कॉमन था, अब सेकेंड रो में से फिर से यहाँ भी b माइनस सी है और यहाँ भी b माइनस सी, तो निकाल दो। अब क्या बचता है वो देखो, a 0 1 a क्यूब, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b प्लस सी और यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी। अब फिर से इसमें से क्या कॉमन निकाल दो, a प्लस b प्लस सी, क्योंकि यह 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते, तो तुमको प्रूफ ही दिखाई दे देगा, a प्लस b प्लस सी कॉमन निकालो, और पहले से b माइनस ए है, c माइनस ए है, b माइनस सी है, तो अब देखो क्या बनने वाला है, यहाँ हो गया 1 a क्यूब 0 0 1 0 1 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो ये प्रूफ तो दिख ही रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो ना हो 1 होगा। अब इसको इवेलुएट करो, पहले प्रूफ के हिसाब से लिखो,
तो प्रूफ में a माइनस बी है, तो कहीं है क्या यहाँ पे है, लेकिन b माइनस है ना, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस अभी कॉमन निकाले मतलब बाहर कॉमन है। अब क्या चाहिए, b माइनस सी एज इट इज है तो लिख दो, b माइनस सी एज इट इज है तो लिख दिया, ठीक है, b माइनस सी लिख दिया। अब ये लिखा इसका लिखना हो गया, ये भी हो गया, अब c माइनस लिख दो, और ये a प्लस बी प्लस सी है वो भी लिख दो, और माइनस जो कॉमन निकाले थे वो भी लिख दो। अब इस पे आइए, इसके अबाउट बोल रहे हैं तो 1 इंटू डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, 0 1 1 c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी, बोलो क्लियर। अब देखो माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस सी, अब 1 तो खत्म हो गया, अब 0 माइनस 1, तो देखो ये माइनस 1 आया, और ये माइनस 1 और ये माइनस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारा आंसर बचेगा वो ये बचेगा। लो एक लाइन, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स है ये कई जगह आप पढ़ चुके हो, ठीक है, एक जगह हम उसको समरी जैसा करा दे रहे हैं। ये टॉपिक तुम पहले से भी पढ़े होगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का वर्टाइसेस आपको पता है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया आपको निकालना है तो वो निकाल सकते हो कैसे, हाफ इनटू डिटरमिनेंट किसका होना, देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो गया। अब इसको मॉड के अंदर लिखना। अब ये वाला जो लाइन है ये मॉड है, और ये वाला जो लाइन है ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता इस वजह से इसको मॉड के अंदर ही लिखना चाहिए। आई होप तुमको समझ में आ गया हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स है, मान लो यही 3 पॉइंट्स को ले लो, दुनिया में 3 पॉइंट्स कहीं भी ले लो ट्रायंगल बन जाएगा, सिवाय उसके अगर तीनों लाइन कोलिनियर हो। 3 लाइन कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों लाइन तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब एक ही लाइन पे होगा तो इसका एरिया निकालोगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसी डिटरमिनेंट को 0 कर दो, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। वेक्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट जब तुम निकालते हो तो इसका एप्लीकेशन आता है, समझ में आया। अब तुम तीसरा, लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर मान लो 2 पॉइंट्स दे रखा है तुमको, 2 पॉइंट्स कैसा, इसका भी नाम लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 2 पॉइंट्स है A और B, ये x1, y1 है और ये x2, चलो इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है इससे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, जैसे कि तुम पहले कैसे जानते हो, जैसे 2 पॉइंट्स दिए हुए तो तुमको पता होगा y माइनस y1, यहाँ पे y2 भी लिख सकते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो चीज है ये स्लोप है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तुम यहाँ पे चाहो तो y2 ले सकते थे, लेकिन अगर यहाँ y2 लेते तो यहाँ पे क्या लेते, x2 लेते। तो ये सिंपल एक तरीका है कि आप किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को लिखते हो, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है। तुम इसी इक्वेशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वही चीज
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 पॉइंट्स है ना, तो सॉरी, भावनाओं में बह गए। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2। अब ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशन था डिटरमिनेंट्स का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो क्रैमर्स रूल है। तो अब उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, इस लेक्चर में सिर्फ क्रैमर्स रूल बच गया है डिटरमिनेंट्स में, बाकी सब टॉपिक फिनिश। और ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। डिटरमिनेंट्स एक तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आता है और एक क्रैमर्स रूल से फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स भैया ने किस तरह से सॉल्व किया, इस चीज को सीखेंगे। लेकिन आज कुछ काम आने की वजह से इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, और वो पार्ट 2 बहुत छोटा होगा, 15-20 मिनट का होगा, 20-25 मिनट का होगा। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का भी करा देंगे उसमें। तो इस वजह से ये क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर करो यार, शेयर करो, और लाइक करना क्या जाता है, हमको तो बहुत मेहनत करना पड़ा। अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, कैमरामैन हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाके पूरा वीडियो बना पाता हूँ। तो इसलिए कम से कम लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं थोड़ा सा दुगना एनर्जी के साथ आगे तुमको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर सिर्फ बोर्ड के लिए हो रहा है, तो फिर अभी बोर्ड सामने है, तो शांति से पढ़ाई करते जाओ। मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दूँ, जनवरी या फरवरी तक के एंड तक तुम्हारे सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है इधर उधर 1-2 चैप्टर इधर उधर हो जाए। तो चलिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू।